आज हम लोग बात करेंगे एजिंग के बारे में। फोकस रहेगा हमारा कॉजेज़ ऑफ एजिंग पर। तो कॉजेज़ ऑफ एजिंग में हम लोग बात करेंगे जेनेटिक फैक्टर्स, सेलुलर लेवल चेंजेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सेलुलर सेनेसेंस, इम्यूनोसेंस, हार्मोनल चेंजेस और फ्री रेडिकल थ्योरी के बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स में हम लोग इंक्लूड करते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, टीलोमेयर लेंथ, इन दोनों चीज़ों को। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स में हम लोग क्या देखते हैं कि इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब होता है वो फीचर्स या क्वालिटीज़ जो हम पेरेंट्स से जीन्स के ज़रिए इनहेरिट करते हैं, जैसे कि हमारा आई कलर हो गया, हेयर टाइप या बॉडी स्ट्रक्चर। जब हम बॉर्न होते हैं तो ये ट्रेट्स हमारे जीन्स में होती हैं। अब एजिंग के कॉन्टेक्स्ट में जब बात करते हैं, कुछ जीन्स एजिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। इनमें से कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं और एजिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब हम एज करते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हमारे सेल्स की फंक्शनैलिटी में चेंजेस ला सकते हैं और इससे एजिंग प्रोसेस स्पीड अप हो सकता है। इसमें टीलोमेर्स भी आते हैं जो हमारे सेल्स को डिवाइड होने में मदद करते हैं, लेकिन समय के साथ ये छोटे हो सकते हैं और सेल्स डिवीजन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली इनहेरिटेड ट्रेट्स और जेनेटिक फैक्टर्स हमारे एजिंग प्रोसेस में एक रोल प्ले करते हैं और ये समझना इंपॉर्टेंट है जब एज रिलेटेड चेंजेस को एक्सप्लोर करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट हमारा जेनेटिक फैक्टर्स में आता है टीलोमेयर लेंथ। तो टीलोमेयर लेंथ का मतलब है हमारे सेल्स के टिप का लेंथ। सोचो, इन्हें जैसे शूलेस के टिप्स होते हैं जो शूज़ को सही से बांधने में मदद करते हैं, हमारे सेल्स के टीलोमेयर भी उनके लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। हर बार जब सेल डिवाइड होता है टीलोमेयर थोड़े से छोटे हो जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे एज करते हैं, टीलोमेयर लेंथ कम होती जाती है। इससे प्रॉब्लम तब होती है जब टीलोमेयर बहुत छोटे हो जाते हैं, सेल्स सही से डिवाइड नहीं होते और इससे एजिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। टीलोमेयर लेंथ का शॉर्ट होने का एक फैक्टर जो हो सकता है वो एजिंग को स्पीड अप कर सकता है। तो टीलोमेयर लेंथ को समझना इंपॉर्टेंट है जब हम एज रिलेटेड चेंजेस और एजिंग के कॉजेज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट कॉजेज़ ऑफ एजिंग में हम लोग देखते हैं सेलुलर लेवल चेंजेस। सेलुलर लेवल चेंजेस में हम लोग पहला देखते हैं डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज का मतलब है जब हमारे सेल्स के डीएनए में किसी भी तरह से नुकसान हो जाता है। ये नुकसान डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जैसे कि यूवी रेज, पॉल्यूशन या फिर सिंपली एजिंग जो प्रोसेस होता है। जब डीएनए डैमेज होता है, सेल्स इसको रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे हम एज करते हैं हमारे सेल्स का एफिशिएंसी कम होता जाता है और रिपेयरिंग प्रोसेस में देरी आती जाती है। इस डीएनए डैमेज के रिजल्ट में हमारे सेल्स सही से काम नहीं करते और इससे एजिंग के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये प्रोसेस कंट्रीब्यूट करता है एजिंग के ओवरऑल कॉजेज़ में। डीएनए डैमेज को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम इस पर फोकस करते हैं तो हम एजिंग के कुछ साइंस और कॉजेज़ को बेटर समझ सकते हैं और इससे पॉसिबल हो सकता है कि फ्यूचर में हम एज रिलेटेड इश्यूज़ को कंट्रोल करने में बेटर मेथड डेवलप कर सकें। इसमें हम सेलुलर लेवल चेंजेस के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन का मतलब है जब हमारे सेल्स के पावर हाउसेस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया सही से काम नहीं करते। ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब ये डिस्फंक्शन हो जाते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस प्रोसेस में एनर्जी जनरेट होती है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स में फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं जो हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया डिस्फंक्शन होता है तो ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं और इससे डीएनए डैमेज का ओवरऑल सेल डैमेज हो सकता है। इस डिस्फंक्शन की वजह से सेल सही से फंक्शन नहीं कर पाते और एजिंग के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये प्रोसेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एजिंग के कॉजेज़ में। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम एज रिलेटेड इश्यूज़ को टारगेट करके फ्यूचर में बेटर ट्रीटमेंट्स डेवलप कर सकते हैं। इसमें हम
इसके बाद सेलुलर लेवल चेंजेस में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोटीन मिसफोल्डिंग। प्रोटीन मिसफोल्डिंग का मतलब होता है जब हमारे सेल्स के अंदर वो प्रोटीन्स जो कि नॉर्मली सही शेप में होते हैं, सही शेप का मतलब जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इस शेप्स में होते हैं, वो गलत शेप में जब फोल्ड हो जाते हैं तो ये गलत फोल्डिंग की वजह से प्रोटीन सही से काम नहीं कर पाते। जब प्रोटीन सही शेप में नहीं होते तो वो अपने फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते। इस मिस फोल्डिंग से रिजल्ट में प्रोटीन अलग तरह से एग्रीगेट बनाता या क्लम्प्स बनाता है, जो सेल्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रोटीन मिस फोल्डिंग का एक एग्जाम्पल है अल्जाइमर्स डिजीज़, जिसमें स्पेसिफिक प्रोटीन गलत शेप में फोल्ड हो जाते हैं और ब्रेन सेल्स के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम एज करते हैं हमारे सेल्स की कैपेसिटी में भी चेंजेस आते हैं और इससे प्रोटीन मिसफोल्डिंग का रिस्क बढ़ जाता है। इससे सेल्स की फंक्शनैलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और एजिंग के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। प्रोटीन मिसफोल्डिंग को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम एज रिलेटेड डिजीज़ को बेटर अंडरस्टैंडिंग में मदद मिलती है और फ्यूचर में इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स डेवलप किए जा सकते हैं। तो इस कॉजेज ऑफ एजिंग में नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें पहला हमारा टॉपिक है एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स। टॉक्सिन एक्सपोजर का मतलब है जब हम किसी हार्मफुल सब्सटेंसेस से कांटेक्ट में आते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और जब हम इस बात को एजिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे एनवायरनमेंट में कई तरह के टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूशन, केमिकल्स या फिर पेस्टिसाइड्स। इन सब्सटेंसेस के लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से हमारे सेल्स को डैमेज हो सकता है। टॉक्सिन एक्सपोजर से हमारे सेल्स के डीएनए में भी चेंजेस आते हैं और इससे एजिंग प्रोसेस एक्सेलरेट हो सकता है। ये एक तरह का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है जिसकी वजह से सेल्स और उनके कॉम्पोनेंट नुकसान उठा सकते हैं। इसके अलावा टॉक्सिन्स हमारे ऑर्गन्स जैसे कि लिवर या किडनी के लिए भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। टॉक्सिन एक्सपोजर को समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें इसे अपने इन्वायरमेंट में चेंज लाने और अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए अवेयर रहना चाहिए। इससे हम एज रिलेटेड इश्यूज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आ जाता है लाइफस्टाइल चॉइसेस। लाइफस्टाइल चॉइसेस का मतलब है वो डिसीजंस जो हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में लेते हैं, जैसे कि खाना पीना और एक्सरसाइज या फिर कोई और हैबिट्स। इन चॉइसेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे एजिंग प्रोसेस पर। एक अनहेल्दी डाइट जिसमें फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड और एक्सेस शुगर शामिल होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। ऐसे खाने की ऐसे ओबेसिटी हो सकती है, डायबिटीज़ और हेल्थ डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है जो एजिंग को एक्सेलरेट कर सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज का ना होना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक्सरसाइज से हमारे मसल्स एक्टिव रहती हैं, सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और ओवरऑल हेल्थ को भी मेंटेन करने में मदद मिलती है। बुरी आदतें जैसे कि स्मोकिंग और एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन भी एजिंग को बढ़ा सकते हैं। ये हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारी उनकी फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। प्रॉपर स्लीप भी एक क्रूशल फैक्टर है। जब हमें अच्छी नींद नहीं मिलती तो हमारी बॉडी और माइंड दोनों स्ट्रेस हो जाते हैं और इससे एजिंग प्रोसेस में भी असर पड़ता है। लाइफस्टाइल चॉइसेस को सुधार के रखना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को इन्फ्लुएंस करते हैं और एजिंग के साइंस को कंट्रोल में रख सकते हैं। इसमें हम लोग एनवायरमेंटल फैक्टर्स में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर का मतलब है जब हम सूरज के रेज़ के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। सूरज के यूवी रेज़ हमारे स्किन के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ओवर एक्सपोजर से स्किन डैमेज होती है, जैसे कि सनबर्न्स, और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर से रिंकल्स, फाइन लाइंस और एज स्पॉट जैसे साइंस दिखाई देने लगते हैं। यूवी रेज़ के इम्पैक्ट से कोलाजन और इलास्टिन प्रोडक्शन भी कम हो सकता है। ये दोनों प्रोटीन हमारे स्किन को टाइट और इलास्टिक रखने में मदद करते हैं और इनकी कमी से स्किन एजिंग प्रोसेस में एक्सेलरेशन हो सकता है। इसके अलावा सन एक्सपोजर से स्किन कैंसर का भी रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना और सूरज के स्ट्रॉन्ग रेज से बचने के लिए प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। सन एक्सपोजर से कंट्रोल में रखने और स्किन को प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है एजिंग साइंस को डिले करने के लिए। इसमें सन प्रोटेक्शन के मेजर्स लेने से हमारी स्किन हेल्थ मेंटेन होती है
और एजिंग प्रोसेस को स्लो करने में मदद मिलती है। तो इसमें हम लोग लिख अब कॉजेज़ ऑफ एजिंग में नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेलुलर सेनेसेंस की तरफ। सेलुलर सेनेसेंस का मतलब है जब हमारे सेल्स का एक स्टेज आता है जिसमें वो डिवाइड नहीं होते और अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाते। जब हमारे सेल्स बहुत बार डिवाइड होते हैं तो एक पॉइंट पर उनकी एबिलिटी कम हो जाती है। सेलुलर सेनेसेंस का रिजल्ट है कि सेल्स का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है और वो नॉर्मल तौर पर फंक्शन नहीं कर पाते। इस प्रोसेस में कुछ सेल्स अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन वो एक्टिव रहते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ सेल्स इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज कर सकते हैं जो एजिंग प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। सेलुलर सेनेसेंस का एक कनेक्शन है एज रिलेटेड डिजीज़ के साथ, जैसे कि आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज़ और कैंसर। इस प्रोसेस में सेल का डिसफंक्शन हो सकता है और इससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन और ओवरऑल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। सेलुलर सेनेसेंस को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम एज रिलेटेड डिजीज़ के रूट कॉज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और फ्यूचर में इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट्स डेवलप किए जा सकते हैं। इसमें हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट कॉजेज़ ऑफ एजिंग में हम लोग समझते हैं इम्यूनोसेंस के बारे में। इम्यूनोसेंस में हम लोग देखते हैं डिक्लाइन इन इम्यून फंक्शन। इम्यून फंक्शन का डिक्लाइन होना यानी हमारे इम्यून सिस्टम का कमज़ोर हो जाना जब हम एजिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये काफ़ी क्रूशल फैक्टर है। जब हम एज करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम का एफिशिएंसी कम हो सकता है। इसका मतलब है कि वो जर्म्स वायरसेस और अदर हार्मफुल इन्वेडर्स से हमारी बॉडी को डिफेंड करने में थोड़ा स्लो हो जाते हैं। इसका रिजल्ट है कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। इससे वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है और क्रोनिक डिजीज़ का भी सामना करना पड़ सकता है। एक और एस्पेक्ट है कि एजिंग के साथ थोड़े चेंजेस आते हैं हमारे इम्यून सेल्स में। कुछ सेल्स का रिस्पॉन्स कम हो जाता है और कुछ सेल्स को ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे ऑटो इम्यून डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है। इम्यून फंक्शंस का डिक्लाइन समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि एज रिलेटेड डिजीज़ से कैसे डील करना चाहिए। इसमें अपना हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ताकि इम्यून सिस्टम को सपोर्ट मिल सके। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कॉजेज़ ऑफ एजिंग में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्मोनल चेंजेस को। हार्मोनल चेंजेस में हम लोग बात करते हैं एंडोक्राइन चेंजेस के बारे में। एंडोक्राइन चेंजेस का मतलब है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं जब हम एजिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ये एक वाइटल फैक्टर है जो एजिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। जब हम एज करते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे कि थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रेजुअल चेंजेस से ग्रो थ्रू करते हैं। इसका असर होता है हार्मोन प्रोडक्शन पर, जिससे बॉडी के फंक्शंस में भी चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रोथ हार्मोन जो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट और रिपेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी प्रोडक्शन कम हो सकता है। इससे मसल का मास कम हो जाता है और बोन्स वीक हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस के रिजल्ट में मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो सकता है, जिससे वेट गेन का रिस्क बढ़ जाता है। रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में भी चेंजेस आते हैं, जिससे मेनोपॉज और एंड्रोपॉज के सिम्टम्स आते हैं। एंडोक्राइन चेंजेस का इम्पैक्ट हर इंडिविजुअल पर अलग होता है, लेकिन ओवरऑल इससे एजिंग के प्रोसेस में वेरिएशंस आते हैं। इसलिए एज रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ को मैनेज करने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और बैलेंस लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग कॉजेस ऑफ एजिंग में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्री रेडिकल थ्योरी के बारे में। फ्री रेडिकल थ्योरी में हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है जब हमारी बॉडी में हार्मफुल मॉलिक्यूल्स जो फ्री रेडिकल्स कहलाते हैं एक्सेस में बन जाते हैं और हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स से कंट्रोल नहीं हो पाते। जब हम इसको एजिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फ्री रेडिकल्स खुद में हाईली रिएक्टिव होते हैं और हमारे सेल्स के डीएनए, प्रोटीन और लिपिड पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है जो एजिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कर सकता है।
जब हम एज करते हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म कमज़ोर हो सकते हैं और इससे फ्री रेडिकल्स की अटैक बढ़ जाता है। इसका रिजल्ट है कि सेल्स और टिश्यू डैमेज हो सकता है जिससे एज रिलेटेड डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का इम्पैक्ट स्किन एजिंग में भी दिखाई देते हैं जिसमें रिंकल्स और फाइन लाइंस आ जाते हैं। इसके अलावा ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ और कैंसर का भी रिस्क बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कंट्रोल में रखना इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए बैलेंस डाइट रिच इन एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल क्रूशियल है। इससे हम अपने बॉडी को फ्री रेडिकल्स के हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कॉजेज़ ऑफ एजिंग में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेमेशन के बारे में। इन्फ्लेमेशन में हम लोग देखते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का मतलब है जब हमारी बॉडी में कांस्टेंट और प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन होती है। जब हम इसको एजिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब किसी पार्ट में इंजरी होती है या इन्फेक्शन आता है तो हमारे इम्यून सिस्टम वहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर देता है जिससे कि वो एरिया हील हो सके। लेकिन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ये प्रोसेस हमेशा एक्टिव रहता है। इस कांस्टेंट इन्फ्लेमेशन का रिजल्ट है कि हमारे सेल्स और टिश्यूज़ को नुकसान हो सकता है। इससे एज रिलेटेड डिजीज़ जैसे कि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, आर्थराइटिस और न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। जब हम एज करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स कमज़ोर हो सकता है और इससे इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस जैसे कि पुअर डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम एज रिलेटेड डिजीज़ को प्रिवेंट करना और कंट्रोल करने में हेल्प मिल सकती है। इसके लिए बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एजिंग।